हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रोटेशनल डायनामिक्स, जो कि फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है रोटेशनल डायनामिक्स। रोटेशनल डायनामिक्स में हम लोग दो चीजें पढ़ने वाले हैं। एक तो बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कुलर मोशन, और दूसरा हम पढ़ने वाले हैं रोटेशनल मोशन। दोनों में फर्क क्या है बच्चों? थोड़ा सा फर्क है, बहुत स्लाइट डिफरेंस है दोनों के अंदर। सर्कुलर मोशन के अंदर हम एक पॉइंट पार्टिकल कंसिडर करते हैं जो कि सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है। ये एक सर्कुलर ऑर्बिट में बेसिकली ट्रैवल करता है। पॉइंट पार्टिकल ट्रैवल्स अलोंग द सर्कम्फरेंस ऑफ सर्कल, तो हम कहते हैं कि ये सर्कुलर मोशन है। रोटेशनल मोशन थोड़ा सा डिफरेंट है। रोटेशनल मोशन में हम लोग कंसिडर करते हैं ऑब्जेक्ट्स जो कि पॉइंट पार्टिकल नहीं है, बल्कि वेल डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट्स है, बड़े ऑब्जेक्ट्स है। फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है, पत्थर है मान लो, या कोई ऐसी चीज मान लो, और ये किसी फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड घूम रही है। फॉर एग्जांपल ये एक्सिस यहाँ है और ये इस एक्सिस के अराउंड बॉडी घूम रही है, इस एक्सिस के अराउंड रोटेट हो रही है। ये पार्टिकल ऐसे रोटेट हो रहा है। सो दोनों में मतलब एक स्लाइट डिफरेंस है। द डिफरेंस इज, ये जो पॉइंट पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है इसको हम लोग बोलते हैं रेवोल्यूशन। पार्टिकल इज परफॉर्मिंग रेवोल्यूशन, जैसे कि प्लैनेट्स सन के अराउंड घूमते हैं, क्योंकि डिस्टेंस इतना ज्यादा है सन से प्लैनेट्स का कि प्लैनेट्स को हम लोग एज अ पॉइंट पार्टिकल ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम प्लैनेट्स के रोटेशन को कंसिडर करें उनके खुद के एक्सिस के अराउंड, जैसे कि अर्थ रोटेट हो रहा है या दूसरे प्लैनेट्स रोटेट हो रहे हैं या सन रोटेट हो रहा है, तो रोटेशन के लिए हम उसको पॉइंट पार्टिकल कंसिडर नहीं कर सकते। अगर हमको रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ना है ऑब्जेक्ट का, या रोटेशनल मोशन उसका पढ़ना है, उसकी एंगुलर वेलोसिटीज और उसके एंगुलर मोमेंटम को पढ़ना है, तो हमें बेसिकली उसको एक वेल एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ट्रीट करना पड़ेगा। और इसको हम ऐसे ट्रीट करेंगे कि हम ये कंसिडर करेंगे कि ये जो हमारा बॉडी है, इट इज मेड अप ऑफ मेनी पॉइंट पार्टिकल्स, एन नंबर ऑफ पॉइंट पार्टिकल्स। ये सारे पॉइंट पार्टिकल्स, अगर ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है तो ये सारे पॉइंट पार्टिकल क्या कर रहे हैं? एट लास्ट सर्कल में ही घूम रहे हैं। क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट रोटेट होगा, आप किसी एक पॉइंट पार्टिकल को कंसिडर करके देखो क्या करेगा वो। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट पार्टिकल है, तो अगर ये बॉडी घूमेगी ऐसे, तो ये क्या करेगा? ये सर्कल कंप्लीट करेगा ऐसे, बराबर। तो बॉडी पे जितने भी पॉइंट पार्टिकल्स हैं, सबके सब सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। इसे हम कहते हैं रोटेशन। थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको डिस्कस करना इसलिए जरूरत है क्योंकि सर्कुलर मोशन, क्योंकि सिर्फ रेवोल्यूशन और हमने पॉइंट पार्टिकल कंसिडर किया है, तो थोड़ा सा इजी होता है ये डिस्कस करना। इट्स अ बिट इजी। और अगर हमें रोटेशन को अच्छे से डिस्कस करना है तो इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। बाय कॉम्प्लिकेटेड मीन्स कंपेयर टू दिस, कंपेयर टू रेवोल्यूशन, पॉइंट पार्टिकल का रेवोल्यूशन, एक एक्सटेंडेड बॉडी का रोटेशन, एक वेल एक्सटेंडेड बॉडी का रोटेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है समझने के लिए। तो हम क्या कंसीडर करते हैं कि बेसिकली जो बॉडी हम ले रहे हैं उस पर जितने पार्टिकल थे वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो एट लास्ट हम रोटेशन को रेवोल्यूशन में ब्रेक कर देते हैं। मतलब हम रोटेशनल मोशन को मैनी मैनी सर्कुलर मोशन में ब्रेक कर देते हैं और फिर एनालाइज करते हैं। तो इसलिए नेचुरल तो यही है कि हम पहले सर्कुलर मोशन पढ़ें, उसके बाद रोटेशनल मोशन पे जाएं, क्योंकि रोटेशनल मोशन में जितने पार्टिकल्स बॉडी पे हैं सब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो नेचुरल ये होगा कि हम सबसे पहले सर्कुलर मोशन को समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा मोड़ा बेसिक्स तो हम लोग ने इससे पहले पढ़ चुके हैं, हम लोग ने हमारे 11th स्टैंडर्ड में देख चुके हैं। फिर भी मैं इसके थोड़े से डिटेल्स में जाता हूँ और आगे डिस्कशन करता हूँ। जो हमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज करके लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि बॉडी जब सर्कुलर मोशन में है और सर्कल में रिवॉल्व कर रही है, सो क्या क्या क्वांटिटीज उससे एसोसिएटेड होती है। आप लोगों को पता है, क्विक रीजन होगा ये क्योंकि आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है इसको। तो जो क्वांटिटीज उससे एसोसिएटेड है वो है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है?
जब ऑब्जेक्ट घूम रहा है सर्कल में, फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, पॉइंट पार्टिकल, और ये सर्कल में घूम रहा है, ठीक है। पार्टिकल अभी यहां है, ओके, रेड कलर से ले लेते हैं। थोड़े टाइम के बाद पार्टिकल यहां आ जाता है, मान लो पार्टिकल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, और ये तुम्हारा सेंटर है, सेंटर के अराउंड घूम रहा है। तो पार्टिकल थोड़े टाइम के बाद ये पोजीशन पे आ जाता है, बिकॉज वो घूम रहा है, आफ्टर सम टाइम टी वो एक पोजीशन पे आ जा रहा है। तो जो एंगल उसने कवर्ड किया ये प्रोसेस के अंदर, जो एंगल उसका कवर हुआ है, ये जो एंगल कवर हुआ है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द एंगल कवर्ड if a body is revolving in a circular path. So angular displacement is the angle covered by a particle in circular motion. कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में है तो उसने कितना एंगल कवर किया है, उसी को हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब अगर हमने उसको एंगल से ही डिफाइन किया है तो उसका यूनिट क्या होगा, उसका एसआई यूनिट क्या होगा, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट का जो एसआई, मतलब इस क्वांटिटी का जो एसआई यूनिट होगा वो रेडियन होगा, बिकॉज एंगल का एसआई यूनिट रेडियन है। और क्योंकि ये रेडियन बेसिकली इसका कोई डायमेंशन नहीं है, एंगल्स का कोई डायमेंशन नहीं होता, इसके लिए ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो ऐसा यूनिट तो रेडियन है बट डायमेंशनलेस है ये, सो इट्स अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये मेजर कर रहा है कि ऑब्जेक्ट ने कितना एंगल कवर किया है, ओके। अब हम चलते हैं दूसरी क्वांटिटी को समझने के लिए, और वो क्वांटिटी है एंगुलर वेलोसिटी, which is denoted by ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी बेसिकली क्या है, सुनो। जैसे कि हमने कहा था कि ऑब्जेक्ट ने कुछ एंगल ट्रैवल किया है और उसको कुछ टाइम भी लगा है इस एंगल को कवर करने में। सो द एंगल कवर्ड डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन अगर हम लोग इस तरीके से डिफाइन करेंगे एंगुलर वेलोसिटी को कि इट इज द एंगल कवर्ड डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन, तो बड़ा स्पैन हो जाएगा, मतलब हम बेसिकली एवरेज डिफाइन कर रहे हैं। तो ये जो फॉर्मूला है ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का है कि एंगल कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, बिकॉज स्पैन बड़ा है। आपने पढ़ा है लीनियर मोशन में भी कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी एवरेज वेलोसिटी, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट जो भी मोशन कर रहा है और आपने टाइम इंटरवल बढ़ा रखा है, तो आप बेसिकली एवरेज मेजर कर रहे हो क्योंकि आपने टाइम इंटरवल बढ़ा रखा है। लेकिन अगर आप इस टाइम को छोटा कर दो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस टाइम को डेल्टा टी बोलूं और ये टाइम इंटरवल अगर बड़ा है, तब तो मैं डेल्टा टी से डिवाइड करूंगा, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट ने जो एंगल कवर किया उसको मैं डेल्टा थीटा बोल देता हूँ, मतलब द डिफरेंस इन द एंगल। फॉर एग्जाम्पल पहले ऑब्जेक्ट था एक एंगल पे, बाद में ऑब्जेक्ट एक एंगल पे हो गया, इसको ऐसे समझाता हूं मैं। ये तुम्हारा पार्टिकल है, पार्टिकल जो है पहले था कुछ एंगल पे, फॉर एग्जाम्पल पहले यहां था, थीटा वन एंगल कवर किया उसने t1 टाइम में, और थीटा टू एंगल कवर किया, मतलब यहां से लेके यहां तक पूरा, तो थीटा टू बोलेंगे। और ये पूरा टाइम उसको लगा है ये पूरे प्रोसेस में t2। तो अब मेरा काम ये पता करना है कि जब वो 1 से लेके 2 तक आ रहा है, सो उसने उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है। तो अगर 1 से 2 के बीच में मुझे पता करना है व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी, तो मैं क्या करूंगा कि उसमें कितना एंगल कवर किया, तो उसने उसके अंदर थीटा टू माइनस थीटा वन एंगल कवर किया, जिसको हम लोग डेल्टा थीटा बोल रहे हैं, यस। और ये टाइम इंटरवल जो इसके अंदर कवर हुआ है, ये जो टाइम इंटरवल है वो t2 माइनस t1 है, जिसको हम लोग डेल्टा टी बोल रहे हैं। तो वो हिसाब से हम जो है डिफाइन ऐसे कर सकते हैं ओमेगा को, कि ओमेगा बेसिकली क्या होगा,
ओमेगा बेसिकली होगा डेल्टा थीटा एंगल कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. ओके, सो अगर ऑब्जेक्ट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा 1 है एट टाइम t1, इफ इट इज थीटा 1 एट टाइम t1 और बाद में इट इज थीटा 2 एट टाइम t2, सो जो डिफरेंस होगा जो एंगल का, दैट विल बी द चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द चेंज इन टाइम टेकन. तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी. बेसिकली वही डेफिनेशन है, कुछ और नहीं है. हम लोग इसको एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को ही डिफाइन कर रहे हैं, बट ये एवरेज है. अगर हमने इंस्टेंटेनियस डिफाइन करना है तो हम क्या करेंगे, हम टाइम इंटरवल को बहुत छोटा कर देंगे. सो अगर हमने लिमिट इस पर लगा दी, लिमिट ऐसी लगा दी कि हमने अगर टाइम इंटरवल को टेंडिंग टू जीरो ले लिया, बहुत छोटा कर दिया, तो ये आंसर हमें क्या देगा कि उस इंस्टेंट पर कितना एंगुलर वेलोसिटी है. मतलब ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा. ओके, और हम लोग जब डील कर रहे हैं, हम लोग जो ये चैप्टर में पढ़ेंगे वो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ही पढ़ेंगे. बट क्योंकि ऑब्जेक्ट यूसीएम में है, तो आपको पता है कि यूसीएम के अंदर क्या होता है कि इन यूसीएम the average angular velocity and the instantaneous are same, but in non UCM they are not same. ओके, क्योंकि हर पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज हो रही है और यूसीएम में तो हर पॉइंट पर सेम है. तो आप इंस्टेंटेनियस की बात करो चाहे एवरेज की बात करो, आपको वही मिलेगा. क्लियर है? तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन कैसे बन जाएगा. अब आपको पता है बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, अगर आप किसी फंक्शन के ऊपर लिमिट लेते हो इस तरीके से, अगर आपके पास कोई फंक्शन है और उसके ऊपर लिमिट ले रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने जो है लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो और डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स किया, तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा. डेरिवेटिव का फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि आपने अगर थोड़ा सा चेंज लिया फंक्शन में और थोड़ा सा चेंज वेरिएबल में लिया और दोनों को डिवाइड किया, तो आप बेसिकली dy बाय dx पता कर रहे हो. दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव. तो वो प्रिंसिपल के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ये बेसिकली क्या हो जाएगा, डी थीटा बाय डी टी. सो द इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन बाय डी थीटा बाय डी टी. अब सवाल ये है कि क्या इसका यूनिट क्या है. ओके, तो इसका यूनिट अगर हमें पता करना है तो ऐसा यूनिट क्या है इसका, इसका ऐसा यूनिट होगा, इसका रेडियन है और इसका सेकेंड, तो रेडियन पर सेकेंड. और इसका डायमेंशन क्या है, क्योंकि रेडियन के पास तो कोई डायमेंशन है नहीं, तो डायमेंशन अगर हमें लिखना है तो उसका डायमेंशन होगा m0 l0 और सेकेंड जो नीचे वो ऊपर जाएगा और हमें मिलेगा t-1. तो ये इसका डायमेंशन हो गया. क्लियर है? इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है. अब मेरा क्वेश्चन ये है कि वेदर इट इज अ स्केलर और अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड वी नो दैट एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आपने पढ़ा भी है. तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन क्या है, और ये क्यों वेक्टर है. कोई भी क्वांटिटी तब वेक्टर होती है जब वो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करती है. सो ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन क्या है वो हमें पता करना है. सो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर पता करना है तो वी यूज अ रूल कॉल्ड एज राइट हैंड थंब रूल. इसको हम कहते हैं राइट हैंड थंब रूल. क्या कहता है ये रूल, ये रूल कहता है कि अगर आप अपने राइट हैंड को लो और राइट हैंड के थंब को और 4 फिंगर्स को ध्यान से देखो, और अगर आप 4 फिंगर्स को, अपने फिंगर्स को, थंब को छोड़कर अगर आप अपनी फिंगर्स को घुमा रहे हो इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन या इन द डायरेक्शन ऑफ रेवोल्यूशन, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव हो रहा है, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल रिवॉल्व हो रहा है, उस डायरेक्शन में अगर उस सर्कल के अलावा अपने हाथ को घुमाते हो, तो आपका थंब, आपको राइट हैंड आपको यूज करना है, लेफ्ट हैंड नहीं. बहुत बड़ी गलती बहुत लोग करते हैं कि हाथ में कुछ रहता है और गलती से लेफ्ट हैंड यूज कर लेते हैं. तो कभी ऐसा नहीं करना, एकदम इत्मीनान से राइट हैंड में कुछ है तो उसको लेफ्ट हैंड में ले लो पहले, और याद रखना ये राइट हैंड रूल है. जो चीज राइट हैंड रूल है उसको राइट हैंड से किया जाएगा और जो लेफ्ट हैंड है उसको लेफ्ट हैंड से किया जाएगा. बिकॉज फिजिक्स में लेफ्ट हैंड रूल्स भी हैं, जैसे कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है और फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल भी है.
ये जैसे कि राइट हैंड रूल है, और बहुत सारी जगह पे आपने राइट हैंड रूल सुना होगा, तो राइट हैंड से ही यूज करोगे आप। इनफैक्ट क्रॉस प्रोडक्ट में भी हम लोग राइट हैंड रूल यूज करते हैं अगर हमको ए क्रॉस बी का डायरेक्शन पता करना है तो। सो हम राइट हैंड रूल क्या कहता है हमें, कि अगर आपके पास पार्टिकल है, पार्टिकल आपका सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है बेसिकली, ठीक है, तो पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है। अब ये पार्टिकल जो आपका सर्कल में घूम रहा है, अब इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन भी आप देखो कि क्या है। फॉर एग्जाम्पल इसका डायरेक्शन इधर है, इस सेंटर के अराउंड, सर्कल का सेंटर है। सो आप अपने फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को उसके ऊपर घुमाओ। अगर आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को डायरेक्शन ऑफ मोशन में घुमाना है आपको, आप अगर राइट हैंड के फिंगर्स को घुमाना चाहोगे तो आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन में घुमाना है। अगर आपने डायरेक्शन ऑफ मोशन में घुमाया राइट हैंड की फिंगर्स को, तो थंब आपका अंदर जाएगा। फिजिक्स में हम लोग अंदर को कैसे डिनोट करते पता है आपको? आपने कभी एरो देखा है? एरो, ओके, मैं बना के दिखाता हूं। ये एरो है। एरो अगर अंदर जा रहा है ना तो उसको ऐसे डिनोट किया जाता है, और अगर बाहर आ रहा है ना तो ऐसे दिखेगा वो। इसको बोलते हैं हम लोग, इट इज इनसाइड, इट इज आउट, coming out of the plane of the paper या plane of the board, and this is inside the plane of the board, going inside, and दोनों केस परपेंडिकुलर के लिए है। सो बेसिकली अगर आप यहां पर अपनी फिंगर्स को घुमाते हो तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपका थंब अंदर की तरफ जा रहा है। वही अगर आपने, तो जो डायरेक्शन आपको मिल रहा है ना ये अंदर की तरफ का, वही डायरेक्शन आपका ओमेगा का है। अच्छा, मान लो अगर आपका पार्टिकल ऐसा था और सर्कल बनाने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज है, बेयर इट विद मी, और आपका जो मोशन है बेसिकली वो ये डायरेक्शन में, इसको हम लोग क्लॉकवाइज बोलते हैं और सेकंड वाले को एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज में। अगर आप हाथ को घुमाओ, अपने अपने फिंगर्स को अगर आप घुमा रहे हो इन द डायरेक्शन ऑफ रेवोल्यूशन, तो आपको पता चलेगा राइट हैंड की कि आपका थंब बाहर आ रहा है। आपका थंब बाहर बाहर आ रहा है मतलब ओमेगा का डायरेक्शन बाहर है। सो राइट हैंड थंब रूल ये बोलता है कि जो ओमेगा का डायरेक्शन है ना, ओमेगा जो है हमेशा थंब के डायरेक्शन में रहेगा, और कर्ल फिंगर्स विल डिनोट द डायरेक्शन ऑफ रेवोल्यूशन या रोटेशन। ओके, तो टू समराइज अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? राइट हैंड थंब रूल स्टेट्स दैट if the curl fingers denote the direction of revolution of particle, then the thumb gives the direction of angular velocity. The thumb gives the direction of angular velocity. By the way, angular velocity omega से denoted है, और क्योंकि इसके पास एक डायरेक्शन भी हमने डिस्कस किया कि इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, हमने लिखा नहीं है यहाँ पर तो लिख लेते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। अब हम ध्यान से देखते हैं, ये तो हमने लगा लिया। अब हम जरा थोड़ा सा प्लेन ऑफ रोटेशन को चेंज, मतलब प्लेन ऑफ रेवोल्यूशन को चेंज करके देखते हैं। मतलब हम बेसिकली इस तरीके से व्यू करेंगे अभी, समझने के हिसाब से बस, और कुछ नहीं। कि अगर आपका पार्टिकल बेसिकली इधर है
और ये सर्कल बेसिकली प्लेन ऑफ बोर्ड में जा रहा है, ये सर्कल ही है बट हम लोग उसको ऐसा व्यू कर रहे हैं कि सर्कल प्लेन ऑफ बोर्ड में जा रहा है, ये उसका सेंटर है। अब पार्टिकल जो है बेसिकली इस तरफ घूम रहा है, ये डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसका डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी किधर होगा? तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन पता करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने कर्ल फिंगर्स को बॉडी के रेवोल्यूशन के डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट के रेवोल्यूशन के डायरेक्शन में घुमाएंगे। हमारा थंब फिर ऊपर की तरफ पॉइंट ऑफ करेगा, ये केस में हमारा थंब ऊपर की तरफ पॉइंट आउट करेगा। तो जो डायरेक्शन में हमारा थंब पॉइंट कर रहा है वही डायरेक्शन ओमेगा का है। बेसिकली ये डायरेक्शन में हमारा थंब पॉइंट आउट करेगा और ये डायरेक्शन ओमेगा का है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा बार, ओमेगा इज अ वेक्टर। यही अगर सिनेरियो थोड़ा सा ऐसा बना लिया जाए कि पार्टिकल बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो अगर हमने अपने फिंगर्स को पार्टिकल के रेवोल्यूशन के डायरेक्शन में घुमाया तो हमारा थंब नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, और क्योंकि हमारा थंब नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है तो इसका मतलब ओमेगा का डायरेक्शन क्या है? नीचे का डायरेक्शन है। सो राइट हैंड थंब रूल से ये बात क्लियर हो गई कि ओमेगा का डायरेक्शन हमें कैसे पता करना है। सो ये था एंगुलर वेलोसिटी के बारे में, हमने डिस्कस किया, बहुत ही सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसके अंदर। अब हम चलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन पे। हमें डिस्कस करना है कि एंगुलर एक्सेलरेशन बेसिकली क्या है। चलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन पे। सो हम वापस कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। अब हम थोड़ा सा प्लेन को ऐसा रखेंगे, प्लेन को परपेंडिकुलर रखेंगे, सर्कल को जो है बोर्ड से परपेंडिकुलर रखेंगे, ना कि ऐसा बनाएंगे प्लेन ऑफ द बोर्ड में, बल्कि ऐसे बनाएंगे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, ताकि हम समझ सके कि अल्फा कौन से डायरेक्शन में, क्योंकि हमें मालूम है ओमेगा जो है बेसिकली परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ रोटेशन या रेवोल्यूशन। ठीक है, तो हम बनाते हैं एक this is your object which is performing circular motion in the clockwise direction, anti-clockwise direction. Okay, so ओमेगा का डायरेक्शन तो राइट हैंड रूल से हमें मालूम है। अगर राइट हैंड रूल से हम कर्ल फिंगर्स को कर्ल करें इन द डायरेक्शन ऑफ रेवोल्यूशन, तो थंब ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, थंब ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब डायरेक्शन हमारे ओमेगा का ऊपर की तरफ है, द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा बार। ये तो क्लियर है हमें कि ओमेगा ऊपर की तरफ है। बट एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है और एंगुलर एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या कोई वेक्टर क्वांटिटी है? होना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन इटसेल्फ जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है। सिंस इट्स अ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा बार बेसिकली का जो चेंज होगा, वेक्टर का चेंज भी एक वेक्टर होगा ना, तो इसीलिए एंगुलर एक्सेलरेशन भी वेक्टर है। सो क्या इसका डेफिनेशन है? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। रेट का मतलब चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, वैसे मैं इसको, इस डेफिनेशन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ, थोड़ा सा और बेसिक्स डिस्कस करना चाहता हूँ, और वो बेसिक्स है हमारा अल्फा के बारे में, कि अल्फा बेसिकली is defined as the change in angular velocity divided by the change in time, your time taken for that change। अगर एंगुलर वेलोसिटी पहले ओमेगा 1 थी, बाद में ओमेगा 2 हो गई, तो ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी को आप माइनस कर दो, फाइनल को इनिशियल से माइनस कर दो, डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन ले लो, इसी को हम बोलेंगे अल्फा। इसी तरीके से हमने एक्सेलरेशन को भी डिफाइन किया है। लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है? इट इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, इट इज इक्वल टू चेंज इन linear velocity upon time।
विच इज ऑल्सो इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, और यहीं से अगर हम इसको यहां लेके जाएं तो AT इज इक्वल टू V माइनस U होता है, और यहां से हमें मिल जाता है V इक्वल्स U प्लस AT, अगर हमने ये U को यहां भेज दिया तो, जो कि हमारा फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन है। ये हमारा फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन है, हमने पढ़ा भी है इसको, तो जो हमने लिखा है ये बात ये ट्रू है। सेम चीज को हम जनरलाइज कर रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी के लिए, कि एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी का चेंज अपॉन टाइम टेकन। सो लेकिन यहां से जो हमको आंसर मिलेगा वो एवरेज ही मिलेगा, जैसे कि इस फॉर्मूले से हमें आंसर जो मिलता है वो एवरेज एक्सेलरेशन का मिलता है। अगर हमको इंस्टेंटेनियस पता करना है तो अगेन वही बात आती है कि आपको लिमिट लगाना पड़ेगा टाइम डेल्टा टी, द चेंज इन टाइम इंटरवल शुड बी वेरी स्मॉल, तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो इंस्टेंट पर कितना एंगुलर वेलोसिटी है। ये हो जाएगा डेफिनेशन एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन का। नाउ आपको पता है फर्स्ट प्रिंसिपल से ये क्या है, इट इज डी ओमेगा बाई डी टी। तो अल्फा इंस्टेंटेनियस क्या हो गया, डी ओमेगा बाई डी टी। अब क्योंकि आपको पता है कि ओमेगा इज अ वेक्टर, आपको ये बात पता है कि ओमेगा इज अ वेक्टर, तो अल्फा विच इज इक्वल टू डी ओमेगा बार बाई डी टी, ये भी एक वेक्टर होगा, बिकॉज इट इज अ चेंज इन वेक्टर। चेंज इन वेक्टर भी एक वेक्टर होगा, वेक्टर का चेंज आपको वेक्टर ही देगा। सो अगर इसका चेंज अपने को वेक्टर दे रहा है, मतलब अल्फा भी वेक्टर है, तो यहां से हम जनरलाइज कर दिए, हमने बोल दिया कि हाँ भाई अल्फा भी जो है इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। बाय द वे साथ साथ में हम इसका एसआई यूनिट भी डिस्कस कर लेते हैं। एसआई यूनिट क्या होगा इसका, एसआई यूनिट ओमेगा का होता है रेडियन पर सेकेंड, इसका होता है रेडियन पर सेकेंड, और इसका पर सेकेंड, नीचे भी सेकेंड है, तो ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर डायमेंशन हमने लिखना है तो डायमेंशन भी सिंपल है, रेडियन का कोई डायमेंशन ही नहीं होता है, टाइम स्क्वायर है तो t⁻⁻² डाल देंगे, सिंपल। लेंथ का कोई डायमेंशन है ही नहीं इसके अंदर फॉर्मूले में। अब यहां से मुझे निकालना है कि अल्फा का डायरेक्शन, अल्फा इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसका डायरेक्शन है किधर, क्या वो ओमेगा के डायरेक्शन में है या ओमेगा के अपोजिट डायरेक्शन में। तो उसके लिए हम देखते हैं कि हमारा ओमेगा किधर था। हम देखते हैं कि अल्फा का डायरेक्शन ओमेगा के चेंज के डायरेक्शन में, क्योंकि हमने क्या देखा है कि अल्फा बेसिकली डी ओमेगा बाई डी टी है। सो डायरेक्शन ऑफ अल्फा, direction of angular velocity which is alpha is in the direction of change, is in the direction of change of omega, is in the direction of change in omega। जो डायरेक्शन में ओमेगा चेंज हो रहा है, जो डायरेक्शन में ओमेगा का चेंज है, वही डायरेक्शन में अल्फा रहेगा। डायरेक्शन ऑफ अल्फा इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन ओमेगा। अब हम देखते हैं इस रोटेशन में क्या हो रहा है, इस रेवोल्यूशन में। अगर मान लो यहाँ पर स्पीड हमने कम कर दी, मान लो ये स्पीड थी इनिशियली, अब हमने स्पीड को कम कर दिया, स्पीड कम हो गई, स्पीड कम होके बन गई मान लो ओमेगा 2 बार। सो जो डिफरेंस वाला वेक्टर है ना, जो दोनों का जो डिफरेंस है वो कौन से डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, इन दोनों का जो डिफरेंस है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कौन से डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। तो ओमेगा 1 पहली बात तो बड़ा है, तो अगर हमने ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 किया तो हमको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, नेगेटिव ऑफ द वेक्टर। तो ये जो भी आंसर क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ओमेगा 2 क्योंकि बड़ा है, बड़े में से छोटा हम लोग माइनस कर रहे हैं, तो नेगेटिव मतलब अपोजिट डायरेक्शन मिल रहा है हमको। ओके, नेगेटिव वेक्टर में क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर की साइन में अगर नेगेटिव लग जाए तो अपोजिट डायरेक्शन होता है। सो इट विल हैव अ साइन ऑफ it will have a direction opposite to that of omega। सो अल्फा का डायरेक्शन इस केस में किधर रहेगा, क्योंकि चेंज का डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर जो है ये डायरेक्शन में चेंज हुआ है, देखो पहले बड़ा था फिर छोटा हो गया, फाइनली छोटा हो गया, तो ये डायरेक्शन में अल्फा चेंज हुआ है, ओमेगा चेंज हुआ है, ये डायरेक्शन है ओमेगा 2 बार माइनस ओमेगा 1 बार का, या आप इसको बोल सकते हो कि ये डी ओमेगा बार का डायरेक्शन है, और जो डायरेक्शन डी ओमेगा बार का है वही डायरेक्शन अल्फा का है। तो अल्फा बेसिकली किधर है, नीचे की तरफ डायरेक्टेड है, इस डायरेक्शन में, ये अल्फा का डायरेक्शन हो गया। सो अल्फा का डायरेक्शन
इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, अगर ओमेगा डिक्रीज हो रहा है, और सेम में अगर ओमेगा इंक्रीज होगा ना तो वो डायरेक्शन सेम रहेगा। चलो हम इसको करके देखते हैं अच्छे से, पूरे सिनेरियोस को डिस्कस करते हैं। दिस इज योर पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, और आपका ओमेगा जो है बेसिकली इसीलिए राइट हैंड रूल से ऊपर है, सॉरी इसको ओमेगा 1 ले लेते हैं। अब ओमेगा जो है बेसिकली डिक्रीज हो गया, ओमेगा 2 नीचे आ गया, तो डायरेक्शन ऑफ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 किधर है, नीचे की तरफ, जिसको हम लोग डी ओमेगा का डायरेक्शन बोलेंगे, और अल्फा हमेशा डी ओमेगा के डायरेक्शन में रहेगा, इसके लिए अल्फा नीचे रहेगा, ये हमने डिस्कस कर लिया। सो ये कब हो रहा है मालूम है, इफ ओमेगा इज डिक्रीजिंग द डायरेक्शन of alpha is opposite to the direction of omega। एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी के अपोजिट होगा अगर अल्फा डिक्रीज हो रहा है, अगर ओमेगा डिक्रीज हो रहा है तो। अब दूसरा सिनेरियो बनाते हैं हम, दूसरे सिनेरियो में हम क्या लेंगे, ओके दूसरे कलर से बनाते हैं। ये हमारा पार्टिकल है, अब ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा ऊपर है, ओमेगा 1 बार। अब क्या कर रहे हैं हम कि ओमेगा को इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब ओमेगा इज इंक्रीजिंग, अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो गई तो ओमेगा 2 ऊपर हो जाएगा, और क्योंकि ओमेगा 2 ऊपर हो गया तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 करेंगे तो ऊपर का ही डायरेक्शन मिलेगा, बिकॉज ओमेगा 2 बड़ा है, और बड़े वेक्टर में से छोटे वेक्टर को माइनस करेंगे तो बड़े वेक्टर का ही डायरेक्शन मिलेगा, जैसे कि नंबर्स में होता है, बड़े नंबर को अगर आप छोटे नंबर से माइनस करोगे तो बड़े नंबर की साइन लगती है। सो अल्फा का डायरेक्शन, क्योंकि ये डी ओमेगा है, डी ओमेगा बार, तो अल्फा का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में रहेगा, मतलब अल्फा बेसिकली यही डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, ऊपर के डायरेक्शन में। सो अल्फा का डायरेक्शन भी ऊपर का है, ये अल्फा बार का डायरेक्शन हो गया। तो यहां से हमने क्या कंक्लूड किया कि इफ ओमेगा इज इंक्रीजिंग द डायरेक्शन ऑफ अल्फा is opposite to the direction of omega, sorry in the same direction, I am sorry, the direction of alpha is same as the direction of omega। so दो सिनेरियो हमने देखा कि अगर ओमेगा इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, और ओमेगा डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा। वापस से हम इसको एक बार लिख लेते हैं अल्जेब्रिक लैंग्वेज में, कि अगर ओमेगा इंक्रीज हो रहा है then alpha bar is parallel to omega bar, if omega is decreasing then alpha bar is anti-parallel, it is opposite to the direction of omega bar। okay लिख लेते हैं, ये दो पॉइंट आपको याद रखना है, ओमेगा इज डिक्रीजिंग, अल्फा बार इज एंटी पैरेलल टू ओमेगा बार। एंटी पैरेलल का मतलब होता है अपोजिट, देखो पैरेलल का मतलब होता है सेम डायरेक्शन, ओके एंटी पैरेलल का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन, बस सिंपल है, कुछ नहीं है, सिर्फ टर्म्स है जो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकते हैं सुनने के हिसाब से, बट सिर्फ सिंपल है, कुछ ज्यादा है नहीं इसके अंदर। सो हमने क्या देखा कि ओमेगा जब इंक्रीज होता है तो अल्फा और ओमेगा सेम डायरेक्शन में होते हैं, और ओमेगा जब डिक्रीज होता है तो अल्फा जो है ओमेगा के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखना है आपको।
लाइफ टाइम याद रखना है आपको, ठीक है। अगर आपने ये चीज समझ ली तो आप अपने घर में, अगर आपने फैन देखा होगा, फैन अगर रोटेट हो रहा है आपका, फैन कोई डायरेक्शन में, आप खुद देखो, एक काम करो, आप फैन को जो है चालू करो, पहले फैन को बंद कर दो, फैन को बंद रहने दो, फैन को चालू करो, फैन को चालू करो, देखो फैन कौन से डायरेक्शन में घूम रहा है, जिस डायरेक्शन में घूम रहा है उस डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल करो, आपको ओमेगा का डायरेक्शन मिल जाएगा। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फैन आप फिंगर्स को कर्ल करोगे तो आपको ओमेगा का डायरेक्शन मिल जाएगा। और क्योंकि स्पीड इंक्रीज हो रही है जब आपने फैन को ऑन किया है, तो ओमेगा का डायरेक्शन और अल्फा का डायरेक्शन सेम रहेगा। सो जब फैन को हम ऑन करते हैं, जब फैन को हम ऑन स्टेट में करते हैं, जस्ट ऑन किया, तो इनिशियली क्या होता है, ओमेगा और अल्फा दोनों जो है सेम डायरेक्शन में रहते हैं, ओमेगा जो इज पैरेलल टू अल्फा। और जैसे आप फैन को बंद करते हो, एक लेवल के बाद क्या होता है पता है, फैन जब ऑन हो गया, स्पीड इंक्रीज होना अब बंद हो गई, अब कांस्टेंट स्पीड पे आ गया, तो अल्फा जीरो हो जाता है, बिकॉज स्पीड ही कांस्टेंट हो गई, तो ओमेगा चेंज हो ही नहीं रहा है, ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज, तो अल्फा जीरो हो जाता है। उसके बाद आप फैन को ऑफ कर दो। जब आप फैन को ऑफ करोगे ना, तो आप क्या देखोगे कि क्योंकि ओमेगा डिक्रीज हो रहा है, तो जो भी डायरेक्शन ओमेगा का है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अल्फा रहेगा। ओके, तो ओमेगा बार एंड अल्फा बार आर इन अपोजिट डायरेक्शंस। सिंपल फंडा है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसके अंदर, आप आसानी से समझ सकते हो, बहुत सिंपल है। अब इसमें मेरे को दो तीन चीज और डिस्कस करनी है, मैं डिस्कस कर लेता हूं, और वो है लीनियर मोशन के साथ में इसका क्या रिलेशन है। लीनियर मोशन जो स्ट्रेट लाइन मोशन हम लोग पढ़ते हैं, और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं सर्कुलर मोशन, दोनों में क्या क्या रिलेशन है। बेसिकली दोनों की क्वांटिटीज एक दूसरे को एनालॉगस है, मतलब हम लोग जो वी यूज करते हैं लीनियर वेलोसिटी के लिए, यहां पर ओमेगा यूज होता है एंगुलर वेलोसिटी के लिए, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी, इसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। वहां हम ए यूज करते थे फॉर लीनियर एक्सेलरेशन, और यहां पर हम अल्फा यूज करेंगे फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन। वहां हम यूज करते थे एफ फॉर फोर्स, ये याद रखना ये बात, क्योंकि अभी बहुत आगे चैप्टर में काम आने वाली है। टाउ हम लोग यहां यूज करेंगे जिसको हम कहते हैं टॉर्क। तो जहां जहां फॉर्मूले में आपको वी ए एफ दिख रहा है, लीनियर मोशन के जो फॉर्मूलेज हमने बनाए, वो सारे की जगह पे आपको ओमेगा अल्फा टाउ, अगर आप ये रिप्लेस करते जाओगे, मतलब इसकी जगह पे ये, इसके जगह पे ये, अगर आपने ऐसा रिप्लेस किया, तो आपको जो है फॉर्मूला एकदम एनालॉगस दिखेगा, सारे फॉर्मूलेज, इनफैक्ट न्यूटन्स लॉज से लेके काइनेमेटिकल इक्वेशन से लेके सारी चीज जो है अपनी जगह पे वापस रिटर्न आपको दिखेगी, और बेहतरीन तरीके से फिट हो जाता है, फॉर्मूले को डिराइव करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। टी टाइम के लिए स्टैंड होता है, और वो सेम टाइम यहाँ पर भी स्टैंड होता है। यहाँ पर एस जो है बेसिकली डिस्प्लेसमेंट के लिए स्टैंड होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर थीटा स्टैंड होता है फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो इतना हमने पढ़ा है, आप इसको ध्यान से एक बार गो थ्रू करिए, काफी सिंपल है, अगर ध्यान से गो थ्रू करेंगे तो क्लियर हो जाएगा ये। वैसे मैं काइनेमेटिकल इक्वेशंस बता देता हूँ, चलो। काइनेमेटिकल इक्वेशंस कैसे लिखे जाते हैं, काइनेमेटिकल इक्वेशंस हम लोग लिखते हैं v इक्वल्स u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये लीनियर मोशन में यूज होते हैं। अब इनका जो एनालॉग है रोटेशनल मोशन में, वो कैसा होगा, v मतलब ओमेगा, v की जगह पे ओमेगा आएगा, और u भी वेलोसिटी है, तो v क्योंकि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी उसको हम ओमेगा से ले लेंगे, और u इनिशियल फाइनल लीनियर वेलोसिटी उसको हम ओमेगा से, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी से डिनोट करेंगे। u जो है वो इनिशियल लीनियर वेलोसिटी है, उसको अब हम
यहाँ पर ओमेगा नॉट विच इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी से डिनोट करेंगे। ए के जगह पे अल्फा और टी के जगह पे टी रहेगा। एस के जगह पे थीटा आएगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट के जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा नॉट टी, यू के जगह पे ओमेगा नॉट हाफ अल्फा टी स्क्वायर। आपको पता ये फॉर्मूला जैसे ट्रू है वैसे ये भी फॉर्मूला ट्रू है, प्रूफ भी किया जा सकता है, बट अगर आपने खाली चीजों को कंपेयर करना सीख लिया तो आप आसानी से लिख सकते हो और आपको याद भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वी की जगह पे ओमेगा स्क्वायर, यू के जगह पे ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, ए की जगह पे अल्फा और एस की जगह पे थीटा। सो ये है काइनेमेटिकल इक्वेशंस इन सर्कुलर मोशन। और भी आगे जाके हम लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं, मगर अब देखते जाओ कैसा ब्यूटीफुली सब निकलेगा रोटेशनल मोशन में। आप देखोगे कि कैसे एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला एक जैसा दिखता है, कैसे टॉर्क और फोर्स का फॉर्मूला एक जैसा दिखता है, कितना एनालॉगस है, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे आगे। तो उसको हम लोग आगे के लिए रखते हैं, सस्पेंस रखते हैं, अभी डिस्कस कर लेंगे तो फिर वो सस्पेंस टूट जाएगा। ठीक है, एक बार गो थ्रू करिए, बहुत सिंपल है। ये बेसिक्स था जो आपने पढ़ चुके हैं 11th स्टैंडर्ड में। इसके आगे हम लोग बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं, बहुत डिटेल्स में। थैंक यू।